जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन को, ठीक है। और इसके बाद अगर ये खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो फिर MCQ वाला लेकर के आएंगे और देखेंगे कि आप लोग कितना उसमें सही बना रहे हैं, ठीक ना। फर्स्ट देखेंगे वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, ठीक है, क्या कहलाती है। तो देखिए जीवधारियों का अध्ययन जो होता है ना, वही जीव विज्ञान होता है। क्या होता है जी? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। और वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान। ओके, जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों यानी वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी कहलाएगा, ठीक ना। और जिसमें जीव जंतुओं के यानी जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा वो आपका हो जाएगा जूलॉजी हो जाएगा, ठीक ना। जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम था लामार्क। लामार्क तथा टेवेरेक्स ने। लेमार्कवाद आप जानते होंगे, डार्विनवाद में, दोनों में अंतर जानते होंगे। आप थोड़ा सा अगर जान लें लामार्कवाद में, ये जो क्रम विकास के सिद्धांत में ये अपना बात बताए थे कि रोकिए, तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। लामार्कवाद जो था ये अपना उस वाद में, उस मत में ये बात बताए थे कि जो जिराफ होता है ना उसका गर्दन जो था ना पहले छोटा छोटा था, नीचे घास चरता था सब, ठीक ना। लेकिन हुआ ये कि नीचे जब उसको भोजन की कमी होने लगा तो वो पेड़ पत्तियों को अपना मुड़ी लमड़ा करके, सिर को लमड़ा के पेड़ पत्ता को खाने लगा। और ऐसे करते 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 उसका क्या हो गया? लंबा उसका क्या हो गया? गर्दन हो गया, ठीक ना। ये लामार्कवाद में है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है किनको? जीव विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान, रुकिए जी ट्रैक्टर आ रहा है। तो जीव विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक किनको? अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान के जनक की अगर बात कहा जाए तो थियोफ्रेटस को। किनको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। जीव विज्ञान के जनक हो गए आपके अरस्तु, और आपका वनस्पति विज्ञान के जनक हो गए थियोफ्रेस्टस। और बोटनी जो है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो कहां से हुई थी? तो वो ग्रीक भाषा से हुई है बोटनी शब्द की उत्पत्ति, ठीक ना। वनस्पति विज्ञान जो बोटनी है उस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है। अब वनस्पतीय विज्ञान में सवाल का अध्ययन किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा फाइकोलॉजी। देखिए फाइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। आप अगर इस सबको अच्छी तरह से देख ले रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा उठेगा नहीं, ठीक ना। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो परिस्थितिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ओके, पर्यावरण का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या है? आपका परिस्थितिकी है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान क्या कहलाता है? फूल के संवर्धन, जो फूल इतना बड़ी मात्रा में देखते हैं ना, गुलाब के कितने किस्म का फूल हो जाता है, लाल, पीयर, हरियर, बुल्लू, इस तरह से। तो ये जो फूलों का जो अध्ययन होता है, आप लोग देखिए, सवालों का जो अध्ययन होता है, सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। देखिए दोनों में तनका सा अंतर है, फाइको और माइको। तो कवक के अध्ययन होता है कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, और सवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ओके, फूलों के संवर्धन के विज्ञान क्या कहलाता था? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। देखिए फ से फ्लावर और फ से फूल, फ से फ्लोरिकल्चर, सिंपल सी बात है, फ्लोरिकल्चर का लगेगा। सिंपल, ये बहुत इजी है। फूलों का संवर्धन का विज्ञान क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं एंथोलॉजी।
फूल का अध्ययन, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, और उसके बाद संवर्धन, फूलों के संवर्धन यानी फूलों का संवर्धन का विज्ञान आपका कहलाएगा फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। ओके, कवकों का अध्ययन कहलाएगा माइकोलॉजी और सवालों का अध्ययन कहलाएगा फाइकोलॉजी। ठीक है, तो इतना बात आप कन्फर्म हो गए होंगे। देखेंगे आगे। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वनस्पति, जिसमें वनस्पति को क्या किया जाता है कि संवर्धन किया जाता है, उगाया जाता है, इसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है जी? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है जी? आपका वनस्पति का संवर्धन संबंधित विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर, ये सिल्वीकल्चर जो विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है वन के विकास के। वन का विकास कैसे होता है, इस वन का विकास का अध्ययन किसमें होगा? सिल्वीकल्चर में होगा। किसमें होगा जी? सिल्वीकल्चर में। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तब बीजों का अध्ययन असम्रोलॉजी, स्पर्मोलॉजी जो है ये आपका क्या चीज का अध्ययन कहलाएगा? बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। देखिए स्पर्म मतलब जानते हैं कि शुक्राणु होता है, तो शुक्राणु भी तो एक प्रकार के समझ लीजिए कि बीजे हुए जिससे आदमी का क्या होता है कि उत्पत्ति होता है, तो उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। ठीक है ना। घासों का अध्ययन, जो घास का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रो मतलब एग्रो से मतलब उत्पादन। ठीक ना, तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन कहलाएगा। घासों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एग्रो। अब देखिए एग्रो ग्रास होता है, ग्रास मतलब घास होता है, GRASS, ग्रास माने घास। तो ग्रो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा एग्रोलॉजी कहलाएगा, जो आपका क्या कहलाएगा? आपका घासों का अध्ययन कहलाएगा। ठीक ना। भूमि के अध्ययन की अगर बात कहा जाए तो पीडोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? भूमि का अध्ययन कहलाएगा आपका पीडोलॉजी। ठीक है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, आनुवंशिकी। जो आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जो जानकारी देने वाला जो वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहा जाता है आनुवंशिकी। आप पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। अब वर्गीकी के ही अंतर्गत तो क्या किया गया है? सबको क्या किया गया? अलग अलग भागों में बांटा गया है। फलों का अध्ययन, सिंपल सी बात है, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा जी? पोमोलॉजी कहलाएगा। पोमोलॉजी, प के बाद फ आता है तो फलों का अध्ययन प से पोमोलॉजी। ठीक है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पराग कण होता है उसका अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। ठीक ना। पोलिनेशन होता है ना, पोलिनेशन की क्रिया, परागण की क्रिया, तो उसी तरह से याद रखिएगा पोलिनेशन यानी पराग कणों का अध्ययन जो होगा पैलिनोलॉजी कहलाएगा। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन के जो अलग अलग पौधा संसार भर में, इसका अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। सिंपल सी बात है, ग्राफी मतलब समझ रहे ना, फाइटोजियोग्राफी कहलाएगा। फाइटोजियोग्राफी संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है जी? फाइटोजियोग्राफी। ओके। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर। वार्षिक बलवयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोकोलोनोलॉजी। ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। सजावटी जो वृक्ष होता है, झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर। अब याद रखिएगा, मान लीजिए कि बोरा उड़ा में रख करके क्या किया जाता है? उसको उगाया जाता है। पहले छोटा छोटा पौधा को बोरा मतलब प्लास्टिक के बोरा टाइप का रहता है, उस पर रखा जाता था, उसी से याद रख लीजिए आर्बोरिकल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन संबंधित जो विज्ञान होता है, अध्ययन होता है, वो कहलाता है आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ठीक ना। बोरा में रख कर संवर्धन किया जाता है आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। सिंपल सी बात है, शरीर के अंतर्गत शारीरिकी। कवकों का अध्ययन मिल गया ना, माइकोलॉजी जो पीछे बताया है। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोवाइलॉजी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या चीज का अध्ययन किया जाएगा? तो जीवाश्म का किया जाएगा। हिस्टोरिया प्लाटेनियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लाटेरियम के पुस्तक के लेखक जानते हो कौन है? थियोफ्रेस्ट। ठीक ना। सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लिनियस।
कैरोलस लिनियस, जिनको वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं, जिन पौधा में क्या होता है, बीज बनता है परंतु पुष्प नहीं लगते, कहलाते हैं अनावृत बीज। अनावृत बीजी कहलाता है वो, ठीक है। द्विनाम बाइनरी सिस्टम, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो कैरोलस लिनियस ही थे, ठीक ना। कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कहा जाता है। वर्गीकी के पितामह भी इन्हीं को कहा जाता है। पुष्पी पादपों को रखा गया है फेनरोगैम्स में। फेनरोगैम्स जो वर्ग है उसमें पुष्पी पादप को रखा गया है। जो जिस पादप में पुष्प होता है, फूल होता है, उसको किसमें? फेनरोगैम्स। और पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स से। फेनरोगैम फ से फूल वाला का फेनरोगैम्स में, और क से क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। आपका क्या? अपुष्पी जना में पुष्प नहीं होता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या था? तो स्पीसीज। स्पीसीज के आधार पर वर्गीकरण किया गया। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो ये जलीय पौधा, जो जल में उगने वाला जो पौधा होता है उसको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। ह से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर के जल बना हुआ है H2O, है ना, तो हाइड्रोफाइट्स कहा जाएगा। क्या चीज? आपका जो जल में उगेगा पौधा, उसको हाइड्रोफाइट्स। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं, किंतु कुछ होते हैं, कुछ स्वपोषी भी होते हैं, कुछ स्वपोषी भी होते हैं। जीवाणु के खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूवेनहोयक। जीवाणु के खोज का श्रेय जाता है किनको? ल्यूवेनहोयक को। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो छर रूपी साधारण के अगर देखा जाता, छर के समान जैसा होता है, ठीक है। और जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं वो गोलाणु कहलाता है। उसको क्या कहेंगे? गोलाणु। जो आकार में छोटा होगा उसको गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। एक सर्पिल जीवाणु, जो सर्पिल ऐठल होगा तो एस्पाइरिलम। सिंपल सी बात है, ऐठल तो एस्पाइरिलम। कुछ इस प्रकार से जीवाणु होगा, कुछ इस प्रकार से जीवाणु होगा, ठीक ना, तो उसको कहा जाएगा क्या थी? एस्पाइरिलम। जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। सबसे छोटा जीव कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। कौन सा जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है? तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु है एशेरिचिया कोलाई है। एशेरिचिया कोलाई जो है मानव के आंत में पाया जाता है। तपेदित, जिसको टीबी भी बोला जाता है, ठीक ना, ट्यूबर टीबी, काटा बीच से पहले के क्लूसिस जो तपेदित है, उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? तो माइकोबैक्टीरियम है, ठीक ना। किसके द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? विषाक्तता, सो भोजन में विषाक्त और उगाया जाता है तो विषाक्त हो जाता है ना। क्लस्ट्रीडियम बेटुलिनम, क्लस्ट्रीडियम बेटुलिनम। अधिकांशतः एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं तो जीवाणु से। ज़्यादा जो प्रतिजैविक बनाया जाता है एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक जो होता है, जैसे सिप्रोबिट हो गया, आपको तो पता होगा, ठीक ना, तो ये जो होता है ये सब जीवाणु से ही बनाया जाता है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, कहलाते हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। जैसे आपका हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है बताइए? दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? उस जीवाणु का नाम क्या है? उस जीवाणु का नाम क्या होता है जी? तो उसको राइजोबियम नामक जीवाणु बोला जाता है, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु उसको कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेकिन हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीकरण का अवशोषण करता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया से रोग होता है तपेदित। अब ऐसा नहीं कि तपेदित तो होता है, बहुत सारा रोग है जो बैक्टीरिया। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो हैजा। मतलब कि ये हैजा माने इंपॉर्टेंट तरह का रोग है, इसे दे दिया। आप क्वेश्चन पूछेगा कि हैजा किसके कारण होने वाला रोग है, तो यह हैजा आपका जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ओके, जीवाणु संक्रमण के कारण रोग होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो होता है वो क्या चीज के कारण होता है? जीवाणु संक्रमण। दूध खट्टा किस कारण होता है? तो आपको पता है, बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया जो कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण क्या होता है कि दूध खट्टा हो जाता है। और दूध से दही बनने में यही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या करता है? भागीदारी निभाता है। दलहनी पौधों में जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराता है, तो राइजोबियम आ गया ना। राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। विषाणु के खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की को विषाणु के खोज का श्रेय दिया जाता है। श्रेय क्या जो किए हैं तो किए हैं। किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में एंजाइम होता नहीं है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो आपको पता है कि विषाणु से और कुत्ता के काटने से होता है, ठीक ना। विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में।
जीवित कोशिका में ही क्या करता है कि विषाणु क्या करता है, अपना मतलब वृद्धि करता है। किस कारण विषाणु निर्जीव माने जाते हैं? कौन सा कारण है जिसके कारण विषाणु जो है निर्जीव माना जाता है? तो क्रिस्टलाइज होने के कारण। क्रिस्टलाइज अगर है तो विषाणु क्या है, आपका निर्जीव है। और अगर कोशिका में चला गया तो जीवित हो जाता है। एंजाइम अनुपस्थित होता है तो विषाणुओं में, विषाणु में एंजाइम होता नहीं है। टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस सब संबंधित है काथी से, तब विषाणुओं से, जो कि टोबैको यानी तंबाकू में होता है। चेचक के लिए टीके की खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ही साहब थे जो कि चेचक के टीके का, चेचक जिसको माता जी बोला जाता है ना जी, छोटी माता बड़ी माता है ना, तो वो जो मैया जी आवली तो वो चेचके है, तो इसके खोज करने वाला कौन थे व्यक्ति? एडवर्ड जेनर। बताइए कितने महान थे। एड्स का कारण क्या है भाई? तो वायरस। और कौन सा वायरस था? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और एड्स का पूरा नाम अगर कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वो सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। एड्स वायरस होता है तो एक सूची RNA, एक सूची RNA कहने बैठा है जी, यहाँ बैठा है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क में, मतलब कि यौन संचारित रोग है, ठीक ना, यौन संचारित रोग है जिसके कारण एड्स फैलता है। HIV संबंधित है एड्स से, जो कि एक वायरस है, ठीक ना, जिसके कारण एड्स होता है। ओके, आइए देखते हैं कुछ आगे। एजोला है, एजोला ये क्या है? एक जलीय फर्न है, जल में उगने वाला फर्न। अरे फर्न आप लोग देखे होंगे कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये जलीय क्या है? फर्न है। एजोला क्या है जी? ये एक जलीय फर्न है, ठीक ना, जलीय फर्न है। ओके, बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग होता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है वो बीजाणु दवा के रूप में होता है। जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है एजोला का। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत जितना है उस सब में क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आपका क्रोमोसोम। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? बताइएगा। 23 जोड़ा है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में बीज जो बनता है लेकिन नग्न रूप में होता है। जीवित जीवाश्म होता है साइकस। साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म है। साइकस क्या है भाई? तो जीवित जीवाश्म है। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है साइकसे में पाई जाती है। सबसे बड़ा बीज होता है साइकसे का। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से ही है। चिलगोज्जा प्राप्त होता है। तो चिलगोज्जा जो है ना ये पाइनस से प्राप्त होता है, चिलगोज्जा। साबूदाना बनाया जाता है साइकस से ही। साइकस से ही साबूदाना भी बनाया जाता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूल अंकुर से, तो उसको कहते हैं मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है तो ये मिलता है जूसिया में। कहते में मिलता है जी जूसिया में। डहेलिया, डहेलिया की जड़ें होती है कंदित और पुलकित होता है। डहेलिया की जड़ें कंदिल और पुलकित होती है। अपरिरोही, अपरिरोही मूल जो मिलती है वो आर्किड्स में मिलती है। किसमें मिलती है जी? आर्किड्स में। आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती है नमी अवशोषित करने के लिए। आर्किड्स में जो बिलामीन जो जड़ें होती है वो क्या करती है? नमी को सोखता है। अवस्थम मूल पाई जाती है। तो अवस्थम मूल जो होती है ना वो जो गन्ने में पाई जाती है, ऊख में यानी ईख में पाई जाती है, ठीक ना, शुगर केन में। स्तंभ मूल पाई जाती है। स्तंभ मूल स्तंभाकार तो अप्रस्थानिक जड़ें में पाई जाती है। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। गाजर है, ये क्या है? तो गाजर एक जड़ है। याद रखिएगा, गाजर क्या है? एक जड़ है। मूली भी एक जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जो मोटी जड़ें कहलाती है स्तंभ मूल कहलाती है, जो कि नीचे गिरा करके उसको क्या करती है? सपोर्ट देती है शाखा को अपना। तर्कु रूपी जड़ पाई जाती है। तो तर्कु रूपी जो जड़ पाई जाती है वो मूली में पाई जाती है, ठीक ना। कुंभी रूपी जड़ जो पाई जाती है वो सलजम में। सलजम जो होता है, सलजम में जो जड़ पाई जाती है उसको कुंभी रूपी जड़ कहते हैं। तर्कु रूपी जो जड़ होता है वो काती में होता है जी? मूली में होता है। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफेरा में। पेड़ में हमेशा रहता है क्या? जड़। आलू का खाने योग्य भाग कौन है? तन्ना। तन्ना खाता है लोग। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है तन्ना का ही पर्णकाय है। नाग फनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य करने पर्णकाय स्तंभ ही करता है प्रकाश संश्लेषण का काम। मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं तन्ने की कलम से। जैसा मातृ पौधा है उसी तरह से अगर पौधा तैयार किया जाता है तो वो तन्ने की कलम से ही होगा। तन्ना के कलम लोग लगा करके नहीं बांध देता है, मिट्टी उट्टी बांध देता है, उसके बाद पानी में पड़ा उससे जड़ फेंक देता है, काट करके दूसरी जगह लगा देता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तन्ना होता है जिसे कहते हैं कंद।
आलू जो है भूमि रूपी क्या है, रूपांतर, तन्ना का रूपांतरण ही रूप है जिसको कंद बोलते हैं। हल्दी का खाने योग्य जो भाग होता है उसको प्रकंद कहते हैं। अदरक है क्या है, तो एक आपका राइजोम है। प्याज परिवर्तित रूप है, तो तन्ना का ही प्याज परिवर्तित रूप। प्रायः किसकी पत्ती में पर्णदल न्यूनीकृत होता है, तो शुष्कोद्भिद में, शुष्कोद्भिद जो होता है उसमें पर्णदल न्यूनीकृत रहता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, उन्हें ताइबे किया था एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। रिपीट हो गया। पुष्प के जनक चक्र कौन है, पुमंग और जायांग। जनक जो चक्र है पुमंग और जायांग है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है रैपसिलिया में, रैपलिसिया में, सॉरी। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है, उल्फिया है। कौन है, उल्फिया, कुल्फिया नहीं, उल्फिया है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन है भाई, तो पुष्पक्रम। जो फूल गोभी होता है उसका जो खाया जाता है उसको पुष्पक्रम कहा जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है भाई, तो पुष्प ही है। पराग कोशवर्ती काक तक पराग का स्थानांतरण परागन कहलाता है। परागन दो प्रकार का होता है, पर परागन और स्वपरागन। एनीमोफिली परागन होता है वायु द्वारा, एंटोमोफिली परागन होता है कीटों द्वारा। तो देखिए कीट द्वारा जो परागन की क्रिया होता है उसको कहते हैं एंटमोफिली। एंट मतलब चीटी, याद रखिएगा, चीटी भी तो एक प्रकार का कीट है, तो कीटी। एंटमोफिली जो परागन कहलाएगा वो कीट के द्वारा। एनीमोफिली जो कहलाएगा वो आपका वायु के द्वारा। हवा जब पराग कण को एक जगह से मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जब लेके जाता है तो वो जो क्या कहलाता है, परागन, एनीमोफिली कहलाता है। कीट जब ले जाता है जैसे मधुमक्खिया हो गया, ठीक है, और भी हो गया, तो एंटमोफिली कहलाएगा। जूफिली परागन होता है तो जंतुओं द्वारा। अब जंतु जैसे मान लीजिए फूल है खूब बढ़िया सरसों का, कितना सुंदर फूल है, इसे हाथ करते चलेगा तो ओकरा में से परागन लगते, ओकरा में से लग करके ओकरा में पूरा फूल में लग जाएगा कि लग जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका जूफिली। क्या कहलाएगा, जूफिली। अर्निथोफिली परागन होता है पक्षियों द्वारा। अब पक्षी जो परागन की क्रिया करता है तो जैसे अर्निथोफिली कहलाएगा। जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली, हाइड्रो से हाइड्रोजन, ठीक ना, तो जल द्वारा कहलाएगा आपका हाइड्रोफिली कहलाएगा, ठीक है। चमगादड़ जो परागन करता है उसको कहते हैं हम चिरेप्टरोफिली। जो चमगादड़ होता है वो जो परागन की क्रिया वो भी ज़्यादा परागन की क्रिया करता है तो उसको कहेंगे हम चिरेप्टरोफिली। जो परागन बंद पुष्पों में होता है, पुष्प बंद है उसी के अंदर परागन होगा तो उसको क्लिस्टोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे जी, क्लिस्टोगैमी कहेंगे। घोंघा द्वारा परागन कहलाता है मेलेकोफिली। थोड़ा सा आप मतलब कि एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, झंझट नहीं है। सुगंधित पुष्पों में परागन कीट द्वारा होता है, तो कीट ही करेगा क्योंकि सुगंध हो, खूब बढ़िया मनमोहक हो तो उस पर कीट जाएगा, तो कीट का भी भागीदारी होता है। लोग कहते हैं कीट काहेला बना, था कीट यही परागन की क्रिया के लिए बना है। ओके, तो चलिए ये था आपका एक पार्ट और लेकर के हम आएंगे। अभी बायोलॉजी तो खत्म नहीं हो जाएगा, बहुत सारा बनेगा वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तैयार टेक एंड गुड बाय। कैसा वीडियो लगा अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।